नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल तीर्थर्कश। मैं घनश्याम बादल हाजिर हूं आपकी अदालत में एक खास एपिसोड लेकर। इस बार के हफ्ता वसूल में लेकर आए हूं आपके लिए दुनिया, देश और स्थानीय खेल तथा फिल्मी क्षेत्रों की खास चुनिंदा खबरें, खास तौर पर आपके लिए। सबसे पहले चक्कर लगाते हैं दुनिया का, और की आपूर्ति का रास्ता है तो फिर हाहाकार तो मचेगा ही। परिणाम भी आना शुरू हो गया है। तेल की कीमतें जो $70 प्रति बैरल पर आ गई थी, उछाल मार करके $86 भी पार कर गई हैं। यानी कि इस युद्ध की मार पड़ेगी उन देशों पर जो इस रास्ते से अधिक तेल लेते हैं, और भारत उनमें से एक है। ऊपर से भारत की अमेरिका के साथ ऐसी संधि हो गई कि उससे दूसरे देशों से तेल खरीदने के लिए अमेरिका की अनुमति की जरूरत पड़ती है। भाई, ये कैसा लोकतंत्र है, ये कैसी संप्रभुता है? क्या सरकार इसका जवाब देगी? आइए एक कदम आगे बढ़ाते हैं, लौटकर आते हैं अपने देश में। मैंने जैसे कहा कि तेल का खेल था, हार्मूज का युद्ध भी, अमेरिका ईरान का युद्ध भी तेल का खेल था, और तेल का खेल भारत में भी इस समय बड़े जोरों पर चल रहा है। हालांकि केंद्र सरकार में पेट्रोलियम मंत्री हैं हरदीप पुरी, लेकिन E20 यानी पेट्रोल में 20% एथेनॉल को मिलाने को लेकर सरकार के प्रवक्ता बनकर आगे आए हुए हैं नितिन गडकरी। उनका कहना है कि इससे देश की विदेशी मुद्रा की काफी बचत होगी और इससे कारों के इंजनों को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। यदि नुकसान होता है तो कंपनियां उसकी भरपाई करेंगी। जबकि ओनर्स मैनुअल में कंपनियां साफ कह रही हैं कि शुद्ध पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों पर ही उनकी गारंटी वारंटी लागू होती है, लेकिन नितिन गडकरी हैं कि मानने को तैयार नहीं है। उन पर पक्षपात के भी आरोप लग रहे हैं। उन पर सबसे बड़ा आरोप ये लग रहा है कि उनके बेटों की एथेनॉल की फैक्ट्री है, और एथेनॉल की मात्रा बढ़ने से उसकी खपत बढ़ेगी और उनके बेटों की फैक्ट्री को होगा बहुत फायदा। और आंकड़ों के साथ कुछ पत्रकारों ने तो ये भी कहा है कि पिछले 2 वर्ष में नितिन गडकरी के बेटों की कंपनियों की आय 4,500 गुना बढ़ गई है। लेकिन एक बड़े चैनल पर जब वहां की तेज तरार पत्रकार नितिन गडकरी से ये प्रश्न पूछती है, ऐसी बातें कहती, तो नितिन गडकरी आग बबूला हो जाते हैं और उस पत्रकार को ही उसके ऊपर डिफेमेशन यानी मानहानि का दावा करने की बातें कहने लगते हैं। यानी ईमानदार, कर्मठ, योजना के साथ काम करने वाले, देश की सड़कों की हालत सुधारने वाले, भले ही देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे में गड्ढों की मार लगातार दिखाई दे रही है, नितिन गडकरी की छवि नीची होती जा रही है। इसके पीछे भी कारण ढूंढे जाने लगे हैं। दरअसल एक कारण यह भी बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री अब नितिन गडकरी से छुटकारा पाना चाहते हैं। हालांकि उनके पीछे RSS का बहुत मजबूत हाथ है, लेकिन यह भी सच है कि नितिन गडकरी की छवि देश में एक बहुत ईमानदार, कर्मठ और क्रियाशील मंत्री की बनी हुई है, और मोदी लॉबी को लगता है कि उनके अकेले राजनीतिक प्रतिद्वंदी भाजपा में यदि कोई है तो नितिन गडकरी हैं। अमित शाह तो उनके सहायक बने हुए हैं, इसलिए यह लपेटा भी हो सकता है नितिन गडकरी के चारों ओर लगाया जा रहा हो। जल्द ही, जैसे ही वर्षाकालीन मानसून सत्र शुरू होगा संसद का, तो सुनने में यह भी आ रहा है इस सत्र के ठीक पहले या इस सत्र के बाद मंत्रिमंडल में बड़ा उलटफेर होने वाला है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इस उलटफेर में कई बड़े बड़े मंत्रियों की कुर्सी भी जाने वाली दिखाई दे रही है। ये राजनीतिक हलचल की खबर है, जिनमें राजनाथ सिंह जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं, और कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री चाहते हैं, RSS चाहता है, भाजपा चाहती है कि राजनाथ सिंह अब सक्रिय राजनीति से हटकर राष्ट्रपति भवन में रायसेना हिल में बैठें, क्योंकि वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल 2027 में समाप्त हो रहा है। कुछ दूसरे मंत्रियों की कुर्सियां भी, जिनमें धर्मेंद्र प्रधान का नाम भी लिया जा रहा है, सीतारमन की कुर्सी और उनके विभाग में भी परिवर्तन की बात की जा रही है। एक मंत्री ने पहले ही किसी भी सदन का सदस्य न रहने की वजह से इस्तीफा पहले ही
दे दिया है। देखें मोदी इस मंत्रिमंडल विस्तार में कौन सा खेल खेलते हैं। उनकी असली निगाहें 2029 से पहले 2027 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब सहित 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी टिकी हुई हैं। जैसा मैं बार बार कहता हूं, राजनीति है साहब, और राजनीति में कुछ भी संभव है। आइए एक कदम और आगे बढ़ते हैं। जब उत्तर प्रदेश की बात आती है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ सबसे बड़ा शब्द जुड़ गया है बुलडोजर। उनका कहना है कि बुलडोजर के डर से उनके प्रदेश में अपराध न के बराबर रह गए हैं, माफिया अपने बिलों में घुस गए हैं और किसी की कोई बख्शीश नहीं है। लेकिन अभी एक नया प्रकरण सामने आया जिसमें आजम खान की रामपुर के पास स्थित जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलवाने के समाचार सामने आ रहे हैं। रामपुर विकास प्राधिकरण ने इस यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 भवनों को 15 दिन के अंदर खुद ब खुद तोड़ लेने की चेतावनी दे दी है, अन्यथा तोड़ने का खर्चा भी उनसे वसूला जाएगा। अब योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रिमंडल, उनकी पार्टी की निगाह कहां पर है? विपक्ष इसको अपने तरीके से बयान करने में लगा हुआ है। विपक्ष का साफ कहना है, चाहे अखिलेश यादव हैं या फिर उत्तर प्रदेश से पंकज चौधरी हैं या दूसरे नेता हैं, उनका कहना है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति और वोटों के ध्रुवीकरण के लिए आजम खान जो पहले से ही पिछले 2-3 वर्ष से जेल में है, उनकी यूनिवर्सिटी को तोड़कर हिंदू वोटों का केंद्रीकरण करने की कोशिश है। सरकार पर आरोप यह भी है कि वे मुस्लिम बच्चों को चाहती ही नहीं कि वे उच्च शिक्षा प्राप्त करें। तर्क और भी दिए जा रहे हैं। सपा के प्रवक्ता ने इस बारे में खास तौर पर कहा कि यदि अतिक्रमण भी है जैसी की बात कही जा रही है, यदि नक्शे के अनुरूप भवन का निर्माण नहीं भी हुआ है, तो ऐसे में अन्य भवनों की तरह सरकार कंपाउंडिंग यानी जुर्माना लगा करके इसमें सुधार की चेतावनी के साथ यूनिवर्सिटी को बचा सकती है। लेकिन राजनीति क्या इस यूनिवर्सिटी को बचने देगी, ये आने वाला समय बताएगा। साथ ही साथ मैं और बताऊं कि उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से यह कहकर इनकार कर दिया है कि ये मामला प्रदेश का है, वहां के हाई कोर्ट में जाइए। उच्चतम न्यायालय हर एक घटना को, हर एक प्रकरण को अपने व्यक्तिगत लेवल पर नहीं देख सकता है। अब 500 से 600 करोड़ की ये यूनिवर्सिटी कहीं राजनीतिक प्रतिशोध का शिकार न हो जाए। यदि वहां पर बुलडोजर चला तो फिर वहां के बच्चों का भविष्य क्या होगा? आजम खान यदि इसमें दोषी हैं, उनके लोग दोषी हैं, तो वे पहले से जेल में हैं, उनको सजा दीजिए। लेकिन इन बच्चों की शिक्षा को बिगाड़ने में कुछ ऐसा मत कीजिए कि देश या प्रदेश का माहौल भी खराब हो। ये मानना है चैनल तीर तर्कश का। राजनीति के खेल चलते रहते हैं और राजनीति के खेल को समझना आसान काम नहीं है। आइए हम लौट चलते हैं खेलों की दुनिया में। T20 श्रृंखला में भारत बुरी तरीके से परास्त हुआ। मैंने भी इस पर एक खास एपिसोड तैयार किया था। लेकिन जैसे ही ओडीआई की श्रृंखला शुरू हुई, टीम में आधारभूत परिवर्तन हुए और गिने चुने खिलाड़ी ही जो T20 के रास्ते भारतीय टीम में शामिल हुए थे, वे बाहर बैठे हुए हैं। अधिकांश पुराने खिलाड़ी, जिनमें रोहित शर्मा भी, विराट कोहली है, शुभमन गिल है, जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ी फिर से टीम में वापस आए हैं। और इसका असर देखने को मिला जब पहले एक दिवसीय मैच में भारत ने इंग्लैंड की टीम को 6 विकेट से परास्त कर दिया। 16 जुलाई को दूसरा अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच खेला जाना है। भारत की टीम ने टॉस हारा, लेकिन पहले बल्लेबाजी करके उसने शुरुआत अच्छी कर ली है। इस मैच का परिणाम बताएगा कि भारतीय टीम अपने रंगत में लौटी है या नहीं, और इस श्रृंखला में उसको खोना पड़ेगा या उसके हिस्से में उपलब्धियां आएंगी। यदि ये मैच या दूसरा वनडे ओडीआई मैच भारत की टीम जीत लेती है तो 3 मैचों की इस श्रृंखला में भारत विजयी हो जाएगा। जहां तक जय पराजय की बात है तो इन दिनों अमेरिका के न्यू जर्सी में फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है। फाइनल मैच की तारीख आ चुकी है। सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से और अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से परास्त करके फाइनल के टिकट कटा लिए हैं। निश्चित रूप से फुटबॉल के इन दो महारथियों के बीच भीषण, रोचक और दमदार टक्कर
होनी ही है। अब देखना है स्पेन जो एक बार का विश्व विजेता है और अर्जेंटीना भी कई बार विश्व कप फुटबॉल का जीत चुका है, किसके सर पर इस फीफा 2026 वर्ल्ड कप फुटबॉल का ताज बनता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अभी तो एक फिल्म सी चल रही है हमारे दिमाग में, हम देख रहे हैं कल्पनाओं में ये मैच। जब फिल्म की बात आती है तो आइए फिल्म क्षेत्र में चलते हैं और इस समय बॉलीवुड में नई फिल्मों के रिलीज की श्रृंखला जारी है और सबसे नई फिल्म जो जारी की गई है वो है अल्फा। आलिया भट्ट, शर्वरी, आर माधवन और बॉबी देओल के अभिनय वाली इस फिल्म की शुरुआत तो अच्छी रही, लेकिन जल्द ही ये फिल्म औसत दर्जे पर आ गई है, जबकि अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, संजय मिश्रा, जावेद जाफरी जैसे कलाकारों की धमाल अभी भी धमाल मचा रही है और इस फिल्म ने लगभग 100 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है। यानी हम कह सकते हैं कि अल्फा, जिसमें देशभक्ति का, जासूसी का तड़का लगाया गया है, कॉमेडी के आगे ये फिल्म पसर गई है। अब ये फिल्म भले ही पसर जाए, लेकिन जल्द ही आप देखेंगे अगले हफ्ते में राजकुमार राव की नई फिल्म रफ्तार। अब ये तो समय बताएगा कि बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म रफ्तार पकड़ती है या फिर एक्सीडेंट होकर पसर जाती है, अपना बजट भी पूरा न करके। चलिए, जब हम आपसे बात कर रहे हैं जगह जगह की, स्थान स्थान की, आपको मैं लिए चलता हूं लोकल वोकल में। लोकल वोकल जो कि आपके चैनल तीर दरकस का एक खास सेगमेंट है, खास हिस्सा है। इसमें इस बार हम ले रहे हैं उत्तराखंड, और उत्तराखंड में भी खास तौर पर हरिद्वार जनपद को। रुड़की में इन दिनों राजनीतिक गहमा गहमी फैली हुई है और इसके पीछे का तर्क है कि हरिद्वार के पंचायत चुनाव सर पर हैं और हर एक राजनीतिक पार्टी अपना अपना मोहरा आगे बढ़ाने में लगी हुई है। तो राजनीति किस रास्ते जाएगी, क्या होगा पंचायत चुनाव में, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जब समय खराब होता है तो आप जिस स्कूटर पर बैठे हुए होते हैं वो स्कूटर आग पकड़ लेता है। ये आग पकड़ने की घटना हुई रुड़की रेलवे स्टेशन के पास, जब एक इलेक्ट्रिक स्कूटर ने चलते हुए अचानक आग पकड़ ली। बड़ी मुश्किल से चालक अपनी जान बचाने में कामयाब हो पाया। ओला नाम का एक स्कूटर भगवानपुर की सड़कों पर दौड़ रहा था, उसके ऊपर सवार थे चालक। अचानक ही ओला 2 भागों में बट गया। यहां पर भी चालक की जान पर बन आई, लेकिन खुशकिस्मती ये रही चालक की कि उसे कोई बड़ी चोट नहीं लगी। लेकिन एक बड़ा प्रश्न है इलेक्ट्रिक स्कूटर्स पर कि क्या भविष्य के स्कूटर कहे जाने वाले इन उत्पादों की क्वालिटी कंट्रोल का कोई बड़ा काम कंपनियां नहीं कर पा रही हैं। जब बड़े काम की बात करते हैं तो उसके साथ ही छोटे काम जुड़े हुए भी दिखाई देते हैं। छोटे काम से मतलब कोई ऊंचे नीचे काम से नहीं, केवल उत्पादन या इनकम के आधार पर कह रहा हूं। 2010 से पहले तक रुड़की में सिविल लाइंस और उसके आसपास खास तौर पर विभिन्न ठेले वाले, रेहड़े वाले, खोखे वाले अपनी रोजी रोटी सड़कों के किनारे चलते हुए खड़े होकर के कमाया करते थे। शहर का सौंदर्य भी इससे बिगड़ रहा था और आवागमन यानी कि ट्रैफिक अथवा यातायात में भी इससे दिक्कतें आ रही थी, जिसको देखते हुए रुड़की के तत्कालीन विधायक सुरेश चंद्र जैन और उस समय के यहाँ के एसडीएम हरीश चंद्र कांडपाल ने मिलकर के योजना बनाई और जो चाट पकौड़ी वाले, खाने पीने की चीजों के दुकानदार थे, उनको सिविल लाइंस में एक पेट्रोल पंप के पास स्थित जगह दे दी, जहां पर ये चौपाटी के नाम से जल्द ही विकसित हो गया। इसमें लगभग 80 परिवार अपनी दुकानें चला रहे हैं। लेकिन गत 15 जून को अचानक ही सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश की ओर से इन दुकानदारों के नाम को संबोधित करते हुए इस चौपाटी के गेट पर एक नोटिस चस्पा कर दिया गया, जिसमें 3 दिन के अंदर इनको ये जगह खाली करने की चेतावनी दी गई थी। हालांकि ये जगह अभी तक भी खाली नहीं की गई है, लेकिन दुकानदार अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं। वे वर्तमान विधायक और कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा की शरण में चले गए हैं और प्रदीप बत्रा ने उनको आश्वासन दिया है कि यदि ऐसी कोई घटना घटती है, उनको हटाया जाता है, तो वे उनका साथ देंगे।
अच्छी बात लगती है ये विधायक जी की, मंत्री जी की, लेकिन विपक्ष इसे भी अपने तरीके से पेश कर रहा है। उनका कहना है कि ये विधायक जी का, मंत्री जी का खास तरीके का राजनीतिक अभियान होता है, जिसमें वे पहले खुद ब खुद इस प्रकार की कार्रवाई के लिए प्रोत्साहित करते हैं और बाद में रक्षक के रूप में सामने आकर के मसीहा बन जाते हैं और वोट ले उड़ते हैं। अब असलियत क्या है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इससे पहले गंगा के घाट पर मूर्ति स्थापना को लेकर के भी इसी प्रकार की घटना घटी थी। सिंचाई विभाग के ही एक पार्क में जब एक समाज ने अपनी मूर्तियां स्थापित की तो वहां पर बुलडोजर चला दिया गया था, लेकिन बाद में कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा के बीच में हस्तक्षेप करने से वहां पर वे मूर्तियां यथावत रख दी गई और वहां पर आज भी उन मूर्तियों का भजन कीर्तन पूजन जारी है। रोज शाम को वहां पर आरती होती है। यदि चौपाटी बच जाती है, यदि चौपाटी के दुकानदारों को कोई अच्छी जगह अपना व्यवसाय चलाने के लिए अलॉट कर दी जाती है तो ये दुकानदार भी निश्चित रूप से मिलकर कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा का स्तुति गान तो करेंगे ही। खैर, विपक्ष करता रहेगा भर्त्सना और निंदा, समर्थक करते रहेंगे आरती और पूजा, और हम और आप देखते रहेंगे चैनल तीर तर्कश। तो छोड़कर सब कसमकश देखते रहिए चैनल तीर तर्कश।